चरणों में नमन। मंचस्थ सभी मेरे आदरणीय मातृशक्ति और प्रबुद्ध जन पधारे हुए आर्यवीर, आचार्य श्री से तो मेरा काफ़ी मिलना जुलना संपर्क रहा है, लेकिन आर्य समाज की संगोष्ठी और विचार विमर्श या जो भी चर्चा है उसमें मुझे पहली बार ये अवसर मिला है। मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि जिसके पास जो ज्ञान और विद्या नहीं है, कहीं पहुँचेगा तो उसको पता लगेगा। तो जितना आपके शरण में गया तो मोटा मोटी जानकारी मिली, थोड़ा लगाव भी हुआ, लेकिन यहाँ जब मैंने ऐसे आर्यवीर ज्ञानी, उनकी भाषा पर नियंत्रण, उनका ज्ञान, तब मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ कि यार मुझे कहाँ बुला लिया इन ज्ञानियों के। और इन मतलब हकीकत में मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत कृपा है। देखिए, जो हमने मोटा मोटी सुना, क्योंकि हमें सब प्रभावित किया गया तथा कथित आजादी के बाद में जो शासक बना वो क्या अंग्रेजियों से जुड़ा हुआ, प्रभावित और उस ही परिदृश्य में पला बढ़ा, वो संकट हमें खा गया। तो ये जो आर्य समाज हैं, कोई अन्य हमारे ऋषि मुनि हैं, जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उनकी तो हमारे कहीं चर्चा ही, जो हमारा पाठ्यक्रम था, कोई मतलब नहीं था उसमें। और सुना इतना जरूर के ऐसे तपस्वी महर्षि दयानंद जी हुए जिन्होंने रूढ़िवादी व्यवस्था और जो ऐसे कमियां थी समाज में, वो लोगों को समझा के एक आर्य समाज खड़ा किया, और वो चारों तरफ लगे उस प्रचार प्रसार में, लोगों के समझ में भी आई। एक बहस छिड़ी, हर समाज में बहस छिड़ना बहुत जरूरी है, और वो अवसर हमारे सारे खत्म कर दिए, जो अंग्रेजी उस बसावट से, लिखावट से, शिक्षा से, हर तरीके से। तो अब आज के दिन मैंने आपको भी यहाँ पहुंचा जब अर्ज किया था कि आर्य समाज के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत गूढ़ ज्ञान है, और एक दुनियादारी में जो वास्तविकता है, जीने की शैली है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी परंपरा है, ये आप जो रिसर्च कर रहे हैं बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ, लेकिन ये जो आर्य समाज की बात है वो पहुँचना बहुत कम हो गई है आम आदमी तक। मेरे गांव तक नहीं पहुँच रही, मेरे शहर कस्बे में भी चर्चा नहीं होती। तो उसका एक छोटा सा प्रयास हो, जैसा भी मेरे बुद्धि है वैसा मैं सुझाव दूंगा कि एक छोटा ही कोई गांव पकड़ ले, शहर का एक मोहल्ला पकड़ ले, कोई भी आर्यवीर, और जो ज्ञान है उसको रास्ता बताए कि देखो हम भटक गए किसी भी षड्यंत्र के कारण से, और आप उस दृष्टि से अगर कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें महर्षि दयानंद जी के विचारों से और वास्तविक दुनिया से जुड़ने का मौका, अवसर मिलेगा। और मेरे बारे में मैंने सुना कि स्वामी श्रद्धानंद जी हुए, बहुत बड़ा काम कर रहे थे भारत के अंदर, लेकिन उनको भी षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। पर उसमें पता लगा कि वो जो तलवार के जोर से, विचारों के दबाव से, आर्थिक दृष्टि से, हर एक तरीके से प्रभावित करके उनका मूल धर्म बदल दिया, उनको वो वापस अपने मूल धर्म में ला रहे थे, और इसलिए उनकी हत्या कर दी। अब मैं वो एक रिसर्च ढूंढ रहा हूं कि मैं कैसे करूं ये काम। मेरे पास कोई रास्ता बताने वाला नहीं, तो मैंने कहा कि गुरु मंत्र ऐसा थोड़ा, या कोई ऐसा भाई कोई पुस्तक होगी, कोई और होगा तो मुझे दे दो, मैं लग जाऊंगा, मैं आपका आर्यवीर बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई है तो वो सच्चाई है। मैं मेरे क्षेत्र में जो मुसलमान परिवार हैं, बहुत है, मेरे कई गांव हैं मुसलमानों के, और वो कुछ साल पहले हमारे जो बही बाट होते हैं ना, वो आके पीढ़ी वाइज आपका सब दर्ज भी करते हैं, नया पुत्र हो गया, पुत्री पोत्र हो गया, तो वो दर्ज होते हैं, और वो बताते हैं कि तुम्हारा दादा कौन, परदादा कौन, 7 पीढ़ी कितने कौन था, 15 पीढ़ी पहले कौन था, तो वो उनको बताते हैं। और मैं उनको कहता हूं कि देखो, तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम हिंदू थे, राजपूत थे, जो भी जाति थे, तुम्हें जबरदस्ती तलवार के नोक के ऊपर
धर्म परिवर्तन करा दिया, इसलिए तुम वापस आ जाओ। सीधा मेरे कहने से तो वो बात कुछ ब्रेन वॉशिंग जैसे की गई, वापस मैं करूं तो वो विद्या मुझे अगर बता दें तो मैं मेरे जो हिंदू मुसलमान भाई हैं वापस जो भटके हुए एक धर्म में ले जाए गए हैं उनको वापस ले आऊं। तो ये कृपा जरूर करना, या सदानंद जी का मुझे कोई साहित्य मिल जाए तो निश्चित तौर पर। अब हमारे संकट क्या है कि हमें बताया गया है कि हम हिंदू हैं। अब आप तो सारे ज्यादातर आर्यवीर ज्ञानी हैं, अध्ययन किया है, लेकिन आम आदमी को मैंने 50 गांवों में शहर मोहल्लों में पूछा कि तू हिंदू कैसे, छोड़ हिंदू के ऊपर बहस होगी, तू सनातनी कैसे। और मैंने कहा मुझे भी ज्ञान नहीं है मैं सनातनी किस, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं किसी ने। जो शिक्षा दी, जो पाठ्यक्रम था, जो माहौल मुझे मिला, उसमें कोई मुझे बताने वाला। मेरे घर के सामने बहुत बड़ा मंदिर है, सड़क के पार में जाता हूं और घंटी बजाता हूं, टीका लगाया, चरणामत लिया, फेरी देके वापस आ गया। कोई मुझे नहीं बता रहा कि मैं कैसे हूं सनातनी, में क्यों आ रहा हूं मंदिर में। बहुत बड़ा संकट हो गया। अब जो हमारे धर्माचार्य जिनको हमने वर्षों से पूजा, सिर आंख पर बैठाया, मैं देखो दोनों बात कर रहा हूं, माफ करना, अब दूसरों ने समय लिया तो मेरे को मत टोकना। पहले कह दूं क्योंकि थोड़ा मैं बैकग्राउंड, इतिहास, साजिश, षड्यंत्र जो हुआ है और उसका समाधान हर चीज का वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब धर्माचार्य जी भी हमारे वेद पढ़े, शास्त्र उपनिषद सारे पढ़ लिए। अब उसकी जरूरत है कि वो बांटे हमें, वो रास्ता बताएं, क्योंकि मेरे पास तो ना ऐसा ज्ञान है ना मैं जानता हूं। अब धर्माचार्य के पास गाड़ी होना बहुत जरूरी है, जैसा काल वर्तमान चल रहा है। अब उसके पास मोबाइल भी होना चाहिए, घड़ी भी बढ़िया होनी चाहिए और 10 सेवक भी होने चाहिए और दूध में बादाम, पिस्ता, केसर भी होना चाहिए। अच्छी बातें लीजिए और लेकिन बांटो तो सही। और हम बोले ऐसे हो गए कि जाओ और नतमस्तक होके धोख दो। और कथावाचक एक और है बीमारी, कथावाचक इतने प्रोफेशनल हो गए, कथा करके गृहस्थी है, फला है, पता नहीं, नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, सब जानते हैं। अब जो ये टेंट है वो कथा करेंगे तो वो भी उनकी कंपनी, जो उसका जो भी है चेला चांटी, टेंट उनका, बिजली उनकी, सजावट उनकी, मतलब 50 लाख 1 करोड़ जैसा भी है। तो ये हमें कौन सी दिशा दे रहे हैं ये कथावाचक और ये जो धर्माचार्य। मैं तो उनको बड़ा प्रेम से कहता हूं कि देखो आप गुनाह कर रहे हो, आपने जो तपस्या की है और उस तपस्या का फल अकेले लिए बैठे हो, बांट नहीं रहे हो, बहुत बड़ा संकट है। मैंने हमारे बीकानेर के अंदर बहुत पुराना मठ है शिवबाड़ी का, सोमगिरी जी महाराज हमारे महंत बाद में आए, इंजीनियर थे, छोड़ के भगवान धारण किया, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत सरल। तो वो कहीं भी बीकानेर शहर में बुला लेते तो दुकान के उद्घाटन में ये चले जाते। मैंने एक दिन कहा, महंत जी महाराज आप ये मिठाई की दुकान और ये उद्घाटन क्या मतलब हो गया है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे 100 आदमी सुनते हैं, मान लो उसको 1%, 2% भी कोई मेरी बात पकड़ ली और उसके कुछ समझ में आ गई, मेरा काम तो क्या, मैंने बिल्कुल ठीक है। तो वो तो करें, लेकिन धर्माचार्य जी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। कथावाचक तो जैसा भी करते हैं, तो ये हमें सोचना चाहिए। देखिए हमने कहना छोड़ दिया, प्रश्न करने छोड़ दिए। आपके मन में जो जिज्ञासा है प्रेम से कहिए, लठ नहीं मारना, लेकिन पूछिए तो सही। हम सिर्फ धोख देते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, जो भी उसके निमित्त होता है चढ़ा देते हैं, लेकिन प्रश्न करना शुरू कीजिए, प्रेम से कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। प्रश्न नहीं किया उसके कारण से हम 70 हो 80 हो जो भी हम लगातार भुगतते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम बोलेंगे नहीं तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। जैसा भी चक्कर पड़ा, कैसी भी परिस्थिति बनी। अब हिंदू समाज में दलित भी होता है और दलित को तो हमने ऐसा जो भी हमने सुना, और ये तो घर आंगन में नहीं आना चाहिए, मटकी के हाथ नहीं लगाए, टूटा हुआ कप दे दो, फला दे दो।
अरे बेईमानो, कुछ तो सोचो। अपने पास तो सब दुनिया का सबसे अपना अलग, हर आदमी सोच रहा मेरे पास जितना ज्ञान है, मेरे पास अक्ल है, ऐसी समझ किसी के पास नहीं है। अरे तुम्हारा कुत्ता बैठता है सोफे के ऊपर, तुम हाथ फेरते हो कुत्ते के ऊपर, तुम्हारे बर्तन सारे चाट लेता है, तुम्हारा दही का बिलोना वो मुंह डाल देता है, और फिर भी सब स्वीकार। और दलित जिसको भगवान ने भेजा है, ये तो अलग किसी के कारण से जैसा भी हुआ, लेकिन कोई कमी आ गई, लेकिन उसको मैं कहता हूं आप सब छाती लगाओ। देखिए, भगवान का भेजा हुआ है, और अगर दलित को या किसी भी आदिवासी को आप किनारे छोड़ोगे, वो भटक जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप दलित भाइयों को, आदिवासी को आगे आने का अवसर दो। किसी कारण से वो पिछड़ गया, क्योंकि अब कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, कहने के लिए तैयार नहीं, और मैं आधा पागल हूं, इसलिए मेरे जो मन में आता है वो कह देता हूं। अब स्वामी जी, हमें कोई बताने वाला नहीं था मैं हिंदू सनातनी कैसे, मेरा राष्ट्र क्या होता है। जैसी भी शिक्षा देगी, पढ़ लिख लिया तो कोई बन गया एनआरआई, विदेश में जाके बस गया, मुझे क्या लेना देना भारत से। मेरा तो अच्छी तरह से जीवन काल निकल रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, सुविधा है सारी। अब वो भारतीय है, वो सनातनी है, लेकिन देश के प्रति लगाव नहीं। अब देश के प्रति लगाव नहीं होगा तो वो और चीजों के प्रति भी लगाव नहीं होता। और ये बड़ा संकट है कि आज की जो शिक्षा है और आज के जो पेरेंट्स, माँ बाप हो गए ना, वो सबसे खतरनाक हो गए, समाज को खराब करने वाले। हम सब ने सुना है कि महाभारत हुई, किस कारण से महाभारत हुआ कि धृतराष्ट्र अति मोह में पड़ गया। ये जो आजकल के माँ बाप हैं, सबसे बड़े गुनाहगार हैं, जो अपने बेटे पोते को जो चाहे उसकी इच्छा पूरी करो। अरे कान भी नहीं खाते हो, कभी उसको सही रास्ता नहीं बताते हो। जब उसके होठ काले हो जाते हैं तब वो फिर आपकी बात नहीं सुनता, और फिर कहते हैं कि संतान नालायक है। देखिए, बहुत बड़ा कारण बन रहा है ये समाज के विघटन का, बिगड़ने का, और आने वाली पीढ़ी है उसको कोई आप सही रास्ता नहीं बता रहे हो। और इसलिए प्रेम भाव मोह ये तो रखा है ऊपर वाले ने, लेकिन अति हर चीज की खराब होती है। तो इसे मेरा अनुरोध है कि हर माँ बाप सही सही खरी खरी, जितना प्यार की जरूरत है, लेकिन उसको रास्ता भी बताओ और आंख भी दिखाओ। अब ये जो अगर आप नहीं करते हो तो देखिए, ये बच्चा कभी कसूरवार नहीं होता। वो एक कुम्हार की माटी, कच्ची माटी है, उसमें मोड़ दे दो, जैसा घड़ा बनाओ, सुराई बनाओ, कुछ भी बना लो, ढकनी बना लो, लेकिन जब वो पक जाता है, वो मिट्टी पक जाती है, तब उसमें मोड़ नहीं आते। इसलिए मेरा अनुरोध है, सब माँ बाप हो, इसलिए सबको मैं कह रहा हूं, आप गुनहगार हो, मैं नहीं हूं, मैं खींच के रखता हूं, दिशा भी बताता हूं, दोनों काम साथ रखता हूं। तब मैं एक उदाहरण दूं आपको। मेरी पोती जयपुर में पढ़ती थी, स्कूलिंग कर ली, तब आया सवाल के कॉलेज जाऊंगी। मैं कहा नो, कोई कॉलेज नहीं, एक शर्त पर, तुम्हारी माँ साथ जाएगी, 2 घंटे की पढ़ाई होती है कॉलेज में, गाड़ी में बैठे रहेगी और वापस उसके साथ आएगी। पढ़ाई होगी, उसके बाद में मोबाइल आ गया कि मोबाइल दिलाओ। मैं नो, क्या है तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारा माँ का मोबाइल काम है, लो ना, कोई जरूरत नहीं, कि बहुत रो रही है। मैं रो बुलाएं। जब उसकी सगाई होगी तो मोबाइल दिला दिया। दूसरी पोती तो जब मोबाइल आया तो फांसी खाने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा जल्दी खा, बाद में हमें खानी पड़ेगी, तू जल्दी खा। नहीं दिलाया, बहुत रोई, बहुत तड़पाई, लेकिन सगाई हुई, जब दिला दिया। तो ये रास्ता बताने वाले माँ बाप ही हैं। कौन पकड़ाता है छोटे बच्चे को? अभी मेरा पड़पोता है, मैंने घर वालों को कह दिया, खबरदार जो इसके हाथ में कभी मैंने मोबाइल देख लिया, खाल खींच लूंगा। तो ये रास्ता बनाने वाले माँ बाप हो, आप कृपया ध्यान रखो, क्योंकि आजकल अब जिस प्रकार की शिक्षा है, तो युवा जब तैयार होता है, दिशा बताने वाला कोई नहीं होता है, तो वो युवा थैला टांगे और या कहीं लग भी गया प्राइवेट नौकरी, सरकार। मेरे तो कैरियर का सवाल है। और तू किससे बड़ा हुआ है, किस माहौल, समाज के प्रति तुम्हारा क्या है, देश के प्रति कोई मतलब नहीं है। तो वो संस्कार देना बहुत जरूरी है। अति मोह में हम भोले लोग बहुत गलत फंस गए। मेरा बेटा, मेरा पोता। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा रहा क्या है? बोलो, कोई नहीं ना?
जब तुम्हारा सगा भाई नहीं रहा तो वो बेटा पोता तुम्हारा कैसे होगा? इसलिए सही लाइन रखो, तब समाज और देश सुधरेगा। इसलिए मेरा यही कहना है। और हिंदुओं में तो ये क्या हो गया कि अब एक जैसा भी माहौल बना कि नौकरी हो, सरकारी हो नहीं तो कंपनी की हो, और वो कहते हैं कि बेरोजगारी। यहां भी बात चली बेरोजगारी। मैं तो सोचता हूं कि बेरोजगारी कहीं भी नहीं है। हमें जरूरत पड़ती है गांव में, शहर में, कहीं भी, तो हमें वो काम करने वाला नहीं मिलता। अब एक मान लो मुसलमान भाई भी है, अब वो पंचर भी लगा लेगा, वो ठेला भी लगा लेगा, वो मकान भी बना लेगा, रंग, स्कूटर, गाड़ी सब काम कर लेगा। कौन सा छोटा हो गया वो? लेकिन ये रास्ता कौन नहीं बता रहा? ये माँ बाप। शिक्षा तो जैसी ऐसा है, काम करने से छोटा नहीं होता। मैंने मेरे बीकानेर शहर में देखा है कि पान वाला है, थड़ी वाला, उसका 1 किलो रोज वो सोना पहन के बैठता है। मूल सार ऐसा नाम है। चाय वाला एक है जिसके गाड़ियों की सड़क के ऊपर, हाईवे पर है, उसकी रास्ते में लाइन लग जाती। काम कोई छोटा नहीं होता। तो ये रास्ता बताओ। ये अगर सिर्फ सरकारी नौकरी तो वैसे ही अच्छी नहीं मानते। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, भीख बेकार। इसलिए मैंने मेरे बच्चों को, जो नई पीढ़ी है, उसको कह दिया मुझे 4-5 बच्चे हर एक से चाहिए, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। बिल्कुल खुला नोटिस है। देखिए, करो यार, आप में क्षमता है। कितनी बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, कितनी क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हो। सोचा करो, विचार करो। मैं तो पागल हूं, सोचता रहता हूं, रास्ता बढ़ाता हूं, सिर्फ माथा पकड़ के नहीं बैठता। अब देखिए, जो साजिश हुई है हमारे साथ में, हमारे भारत के अंदर हमारे बुजुर्गों ने एक शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था दी थी हमें, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगे। खेती करो, हल घर का, बीज घर का, कटाई बढ़ाई आपस में अड़ोसी पड़ोसी मिलके कर लेते। पशुपालन, गाय रखते हैं तो हमारे लिए गौचर चारागाह छोड़ दिए, और अन्य भेड़ बकरी ऊंट है तो उसके लिए ओरण है, अन्य चारागाह छोड़ दिए। यहूदी, ओ भाई रे, ये कहां छिपे हुए थे? इतने इतने षड्यंत्र हो रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं लग रहा। कल पता लगा कि ये मतलब चारों तरफ से दरवाजे, सांस लेने के भी वो बंद कर रहे हैं, सब कुछ नियंत्रण। तो इसलिए हमारे जिस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जो बिना खर्चे के हम शादी ब्याह मरना कर लेते थे, आपस में सहयोग पूरे गांव का, उसको खत्म करके, ये शायद इन्होंने, यहूदियों ने किया होगा। जब समाज का, देखो मैं कहता हूं, मैं काफी जगह ये बात दोहराता हूं, जब तक समाज का नियंत्रण था, ये देश की हर व्यवस्था फुल प्रूफ सुरक्षित थी। और जब से ये अंग्रेजों के बाद में नए शासक आए, इन्होंने कहा नहीं, कानून और नियम से व्यवस्था चलेगी। समाज क्या होता है, जैसे वो आते हैं कई बार हरियाणा में भी खाप का, ये, और खाप तो पंचायती तो कर रहा है, क्या कर रहा है, को कत्ल कर रहा है, पर ना तुम पंचायती नहीं करोगे। अरे तो क्या करें, कानून और नियम हो रहे यार। मैंने एक आईपीएस के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका था, हुक्म सज्जन सिंह साहब विराज रहे। 32 साल बाद में फैसला हुआ। अब 32 साल में वो जो माया पत्रिका थी, उसका संपादक मर गया, प्रकाशक मर गया, मैगजीन बंद हो गई, और मेरे कई गवाह मर गए, मुझे न्याय मिल रहा है। और वो फिर अपील में चला गया, उसको जो भी सजा। तो अब सवाल ये है कि इस व्यवस्था में जब तक समाज का, हम कह रहे हैं कि भाई आपका जैसा भी तथाकथित प्रजातंत्र आ गया है, आप विदेश, रक्षा, रेल, संचार, ये मंत्रालय संभालो यार। मैं मेरी गली में, गली के आगे, घर के आगे आधी गली मैं मेरे झाड़ू से साफ कर लेता था, आधी गली मेरे सामने वाला कर लेता। कहां जरूरत थी? हमारे यहां हमने देखा है कि जो भी काम हुआ, हर एक के, देखिए मैं आऊंगा उसके ऊपर थोड़ा, जो सोने की चिड़िया जिस समय ये देश था, तो वो सारा काम हमें तो करने दो, और नहीं करने दे रहे। जो अभी आपने देखा होगा, आपके भी सिरोही में होगा, कि वहां कुछ लोगों ने, कुछ समाज के तबके ने, किसी संस्था ने छोटी छोटी गाड़ियां लेके वो कचरा खुद ही इकट्ठा करते हैं, ले जाते हैं। तो ये समाज तो सब करने के लिए तैयार है। इतने भामाशाह, इतने दानदाता बैठे हैं। हमारे पानी की व्यवस्था हम पूरी सारी करते थे। यही वो देश है। मुझे याद है, मैं पहली बार एमएलए बना जब आई बात के साहब, हम सरस रिजर्वायर पाइपलाइन से पानी लाएंगे, ऊपर रखेंगे, फिर पाइप से सब। काय के लिए जुड़ते भाई?
मैंने मीटिंग में विरोध किया। हमारे कुएं हैं, तालाब हैं, टांके हैं बरसात के, हमें तो कभी संकट आया नहीं, कभी पानी के कारण से गांव छोड़ने की नौबत नहीं आई। हाँ, अब जरूर है, जब से ये टंकी और पाइपलाइन जो भी स्कीम्स बनी है, तब आपके पाली शहर से सप्लाई होती है, कभी तो जोधपुर रेल के द्वारा और कभी रेल से पाली में, और कहीं वो उधर राजसमंद साइड में। तो ये सारा संकट, मैंने कहा ये हमें जरूरत नहीं है कि नहीं। वो जो कल बात आ रही थी ना यूएनओ में, शायद यहूदियों ने की होगी, कहनो भारत में स्वच्छ जल नहीं पी रहे, जो तालाब का पानी पी रहे हैं, बहुत गंदा, इससे बीमारी। और सैकड़ों वर्षों तक तो हुई नहीं, अब कहां से आ गई ये बीमारी। पर वो साजिशपूर्ण तरीके से हमारे तालाब, कुएं, जिसमें समाज का नियंत्रण था, कोई किसी का कैचमेंट आगे, और किसी की मजाल नहीं है कि उसको 1 इंच भी गंदा कर दे, कोई जंगल काट ले, मजाल है। समाज का नियंत्रण था। तो आपको याद होगा अभी कानून व्यवस्था के बारे में जज साहब विराज रहे, कोटे साहब, कितने कानून बना दिए इस देश के अंदर। जो व्यभिचार और बलात्कार बच्चियों के साथ होता है, एक घटना बड़ी हुई निर्भया कांड दिल्ली में, देश खड़ा हुआ, पूरे के पूरा देश में दबाव पड़ा, कानून सख्त बनाओ। क्या एक सुई की नोक जितना भी फर्क पड़ा? नो, उससे ज्यादा हो गया, क्योंकि अब तो रिश्ते में सब कुछ होने लगा। लेकिन जब समाज का नियंत्रण था, गांव में हमने देखा है 15-15, 20-20 लोग कंवारे मर जाते थे, शादी नहीं होती, मजाले कोई एक घटना हो जाए, नजरों से मार देते, किसी को हाथ लगाने, गाली निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समाज की एक नजर का असर इतना होता कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि वो अपने जो भी विदेश वगैरह संभालें, लेकिन यहाँ स्थानीय हमें मोहल्ले में, गांव में हमें अपने समाज को काम करने दें, हर जगह। अब कानून क्या कहता है नगर पालिका का, सिरोही का? ये कहता है कि अगर आपके घर के आगे की मेरी जैसे नाली टूट गई, तो मोहल्ले गली वाले कहते हैं कि यार 1000 ईंट लगेगी, अपन ही लगा देते हैं। कानून ये कहता है कि अगर आपने सरकारी संपत्ति के हाथ लगाया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बांध दिया। अब गाय की बात इतनी चल रही है, अंग्रेज ये कानून लाए थे कि आप नगर परिषद पालिका क्षेत्र में गाय नहीं रख सकते। अभी भी आज भी वो लिए बैठे हैं, कुत्ते 20 रख लो। तो हर तरीके से बांध दिया, समाज की बात कहने को कहीं गुंजाइश नहीं रखी। और धीरे धीरे हमारी जो एक शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसको खत्म करने पर तुले हुए हैं। इसलिए, और यहां जो बात चलती है ना, ये फैक्ट्री मिले कुछ भी कोई रास्ता नहीं बना सकती, ये समस्याएं खड़े कर। जैसे अभी पर्यावरण की बात चल रही थी, अन्य सारा है। इस देश में कभी बेरोजगारी नहीं रही। हर आंगन में, पूरे देश में जो कुम्हार होता था अपने माटी के बर्तन बनाता, जो सुथार कारपेंटर हुआ वो लकड़ी का काम करता, लोहे वाला लोहे का करता, जुला बुनकर है वो अपने घर में काम कर लेता, सुनार करता। हर एक काम के ऊपर जातियां बनी हुई थी और उसको पूरा मान सम्मान मिलता था। और हर घर आंगन से इज्जत का रोजगार, जिसके ऊपर कोई मालिक नहीं, कोई हंटर वाला नहीं। और एक गांव से इतना माल तैयार होता था, और वो जो विदेश जाता था और वहां से वापसी में सोना हम लाते थे, और उस समय खुशहाली थी, तब ये सोने की चिड़िया थी। और ये जो षड्यंत्र हुए कि फैक्ट्री लगाओ, मिल लगाओ, और उसके बाद में देश बर्बाद हो गया। लेकिन अगर हम ये जो आजकल तथाकथित ये कह रहे हैं कि भाई छोटे उद्योग ये फलाना लगाओ, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए और हमें बोलना चाहिए, जिससे रास्ता बने, वापस समाज और हमारे जो इस प्रकार के रोजगार करने वाले लोग थे उनको वापस मिले। अब इसी षड्यंत्र में शिक्षा के अंदर हुआ चिकित्सा एलोपैथी। अब चिकित्सा एलोपैथी का, मेरी पक्की बात मानो, इनके पास में जुकाम का, माइग्रेन का, बीपी का, शुगर का, पार्किंसन का किसी का इलाज इनके पास नहीं है। इमरजेंसी या सर्जरी, ऑपरेशन। और ऐसा सरकारों ने, कंपनियों ने मिलके हमें डाल दिया उस तरफ के, चलना है, पेट दर्द हो रहा है, दस्त हो रहा है, कान में दर्द है, चलो अस्पताल। बच्चे के रात को दस्त लग गई, बुखार आ गया, भागो डॉक्टर के पास आधी रात को। और इसमें सबसे बड़ा देखिए कि आज के दिन हम खुद देखते हैं, वास्तविकता देखो, सिरोही में आप ढूंढो, आपको वैद्य नहीं मिलेगा। नहीं तो हर चौथे गांव में, बड़े मोहल्ले में एक वैद्य मिल जाता था, नाड़ी से देख के वो डायग्नोस कर लेता था। वो नहीं मिल रहा, क्योंकि
केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का बजट है 96% एलोपैथी को जाता है। मेडिकल कॉलेज नहीं बनाएंगे, फलाना मेडिकल स्टाफ तैयार कर। तो ये जो साजिश हो रही है, तो उसके कारण से मैं परेशान होकर मैंने ये किताब निकाली, जो तीसरा संस्करण है, रसोई और घर में ही सारे इलाज होते हैं। यहाँ बुक स्टॉल पर भी रखी है, और इसमें प्राय सारे बीमारियों का इलाज आपके घर बैठे हो जाएगा, कोई खर्चा नहीं होगा। तो ये भी आप सोचें, बात करो, उठाओ बात। हमारे पास सामने मुद्दा आया, ये जो बीमारियां डालते हैं, जो कल बताया जा रहा था, पहले आया PL 480 गेहूं, वो दान के रूप में, अकाल के रूप में। फिर हमें दिया गया कि उन्नत नस्ल का गेहूं चावल, और जब से हम उन्नत नस्ल का ये गेहूं खाने लगे, उसके बाद में ही BP और शुगर, ये अन्य बीमारियां होने लगी। कभी आपने सुना, ये हरियाणा के किसान लोग विराज रहे, क्या कभी सुना आपने कि कोई आदमी अनाज खाए और उसको एलर्जी हो जाए? इस गेहूं के आने के बाद में बच्चों को एलर्जी का, बस डॉक्टर ने कह दिया कि अब गेहूं मत खा और कुछ भी खा। तो ये जो साजिश किया गया कि हमारा जो मूल बीज है वो भी इन्होंने साजिशपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया है। तो इसके लिए ये बड़ी साजिश चल रही थी। और हमारा जो शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसमें हमें, जो हम बिना खर्चे के खेती करते थे, वहां ला दिया ट्रैक्टर मशीनरी। अब भारत के अंदर करीबन एक परिवार के पास औसत 6 बीघा जमीन आती है एक हिस्से में। अब 6 बीघे में वो ट्रैक्टर का क्या करेगा? जो ले आया वो, उसमें मैंने देखा है 70-80% बर्बाद हो गए, उनकी जमीनें बिक गई। क्योंकि ब्याज तो 365 दिन चलता है, और इस कारण से हमारे बैल है जो बेकार हो गया, ना कोल्हू में, ना बैलगाड़ी में, ना खेत में। और इस कारण से उसको लोग, हम कहने लगे, आवारा। तो ये जो साजिश हुई है, इसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि हम इससे बचें, और मैं उसका रास्ता भी बताऊंगा अभी। तो ये जो ट्रैक्टर और ये सारे उसके बाद में लाए कि यूरिया और DAP डालो तब तो तुम्हारी फसल होगी, खर्चे से जोड़ दिया। उसमें जहर डालो, पेस्टिसाइड डालो, और ये सारा करके हमारी जमीन की उर्वरता सारी खत्म कर दी। और उसके बाद में सारा जब खर्चे से जोड़ दिया, तो खेती आ गई घाटे में। और इस घाटे से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि लगातार साजिश चली है कि वहां से हमने कभी देखी नहीं विदेशी गाय, क्रॉस ब्रेड, हॉलिस्टन, फलाना जो भी है, ये गाय आई। ये गाय क्या करती है? ब्याने के बाद में अपने बछड़े की तरफ नजर ही नहीं मारती है। और हमारी देसी गाय, अगर उसके बछड़े के पास में अगर शेर चीता भी आ जाएगी, तो वो सींग लेके सामने हो जाएगी। देखिए, हम जानते नहीं, अनजाने में क्या हुआ, जब से विदेशी गाय आई, उससे पहले हमारे संस्कार थे कि कोई घर में चीज टूट गई है, पीपा है, बच्चे का खिलौना है लकड़ी का, छत के ऊपर डाल दो, कभी काम आएगी। अब इसके बाद में ये हो गया कि ये जो बछड़ा है, इसका तो बेकार है, बाहर निकाल दो। और उसका असर आया कि हमारे जो माँ बाप हैं, दादी हैं, उसको हम वृद्धाश्रम में डालने लगे। कभी भारत के इतिहास में वृद्धाश्रम नहीं सुना। तो ये जो संस्कार इनडायरेक्ट डाले जा रहे हैं, तो इससे बचो। अब तो हम सारा प्रयास करें कि वापस देसी गाय आए। और ये जो अब मैं आ रहा हूं, इसके ऊपर जो प्रजातंत्र हमें ले बैठ रहा है, कल प्रजातंत्र के बारे में बताया था किस प्रकार एथेंस से ये सारा, उसकी कथा कहानी में सुनाऊंगा नहीं कि कैसे वो लूटने आए, डकैत थे, जो भी लूट के ले गए, फिर अपनी व्यवस्था वहां जचाई। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति है, उसमें से कुछ धन्ना सेठ, क्योंकि पैसा हो गया था, उन्होंने यूनियंस के लीडर खड़े किए, विरोध किया, राजतंत्र खत्म किया और प्रजातंत्र कायम किया। अब प्रजातंत्र कैसा तुम्हारा हितैषी है कि चुनाव लड़ो सरपंच का, अमेरिका के प्रेसिडेंट का, पैसे के बगैर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और पैसा आप लगा नहीं सकते घर से, तो आपको कोई धन्ना सेठ देगा। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने खुद एक सीन देखा है ऐसा, वहां राजस्थान हाउस में हमारे बड़े बड़े नेता बैठे थे कि अंबानी को बात हुई थी कि ये कानून में एक कॉमा लगाना है, वो उसके एवज में 400 करोड़ देंगे, हमें तो 200 करोड़ दी। मैंने कहा माथा खराब हो, क्या हो रहा है ये? हमारे स्टेट के बड़े बड़े नेता बैठे थे। तो अब जो पैसा देगा तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, और वो जो कहेगा वैसे कलम चलेगी।
और ये जो जिस प्रकार से पैसे से चुनाव की प्रक्रिया जो कॉलेज वगैरह सब में घुस गई है, उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान हमारे भारतीय समाज को हुआ कि गांव में सब 36 कौम प्रेम से सामंजस्य से आपस में भाईचारे से रहती थी। हर गांव में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां दो पार्टियों की दो गुट हो गए, स्थायी रूप से दुश्मन हो गए। यह है प्रजातंत्र और इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। जो सुधार हो सकता है हम उसके लिए अगर बोलेंगे नहीं तो ये प्रजातंत्र में ऐसा ही होगा कि जो धीरू भाई अंबानी है, जो पेट्रोल पंप पर तेल भरता था, अपने जीवन काल में खरबपति हो गया। ये अडानी पता नहीं क्या बाबू था, शाबू था, अपने जीवन काल में खरबोपति हो गया। आपके हमारे बाप दादा जो शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था पर चलते थे, कोई खर्चा नहीं, एक धोती जोड़े से साल निकाल लेते थे, पर वो लखपति नहीं हुआ। तो ये है प्रजातंत्र जो कल बताया जा रहा था कि यहूदियों का है। तो इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लूटने के लिए जब तैयार हो जाता है ना आदमी, फिर अंधा हो जाता है। तो ये अभी बात चलती है, अभी आज भी चली, कल भी चली थी, कोरोना वायरस। अब ये पता नहीं कितने वायरस लाएंगे सिर्फ पैसा कमाने के लिए और दुनिया को काबू करने के लिए। तो कल भूप सिंह जी पूछ रहे थे कि यार आपने इलाज लिखे हैं, तो कोरोना का क्या इलाज है? मैंने बिल्कुल सरल है, जिसको भी कोरोना हो जाए थोड़ी ठोडी ऊंची कर लो, नींबू रस की 2-2 बूंद आप नाक में डाल दो, 5 मिनट रखो, गारंटेड आपका कोरोना नहीं रहेगा। ये मैंने कई बार इंटरव्यू में, टीवी में ये भी बात कही, विरोध भी हुआ, पर मैंने रिजल्ट लिए 100% रिजल्ट। जो हॉस्पिटलाइज था, जिसके ऑक्सीजन था, जाने वाला था, सारे तैयार हो गए। तो ये जो अब वायरस का कभी कुछ लाएंगे, तो इसलिए हमें सजग होना चाहिए। और इसका एक बड़ा इलाज मैं बता देता हूं, इसमें हालांकि किताब के अंदर लिखा हुआ है, जो 5 तुलसी पत्ते अगले दांतों से चबाएगा, जिसके दांत नहीं है तो तोड़ के छोटे टुकड़े पानी के साथ निकल लो, बाहर जाओ तो पानी से धो के सुखा के छाया में एक छोटी डब्बी में रख लो, जहां कहीं नहीं मिले आपको तुलसी का पौधा, 1 बरस आप ले लीजिए। उसके बाद मेरी गारंटी है, कभी बुखार आ जाए, कैंसर हो जाए, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, कोई नजदीक नहीं आएगा। इससे सस्ता इलाज तो हमारे बाप दादा ऋषि मुनि क्या दे जाते, और फिर भी हम पकड़ते नहीं है। जाएंगे वहां अस्पताल और कोई इलाज नहीं है। कितने मरे हमारे महान महान विभूतियां। मेरे मित्र थे डॉक्टर अशोक पानगड़िया, मुझे बहुत लेट पता लगा, उन्होंने कोशिश भी की कि उनके नाक में 2-2 नींबू डलवाओ के बिल्कुल पैक हो गए, बहुत स्टेज खराब है। तो इतनी विभूतियां गई हमारी। आप सिर्फ तुलसी पत्ते का, माता जी इसका तरीका बताऊं, 1 कटोरी में पानी डाल लो, पत्तों को धो के उसमें डाल दीजिए, एक आंगन के अंदर स्टूल रख दीजिए, जो घर की मालकिन है उसकी जिम्मेवारी हो जाए। छोटा बच्चा है आधा पत्ता, चौथाई पत्ता, बड़ा 1 पत्ता, उससे डबल 2 पत्ता, बड़े को 5 पत्ते आप दीजिए, जो घर की मुखिया हमारी मालिकन है। और आप अगर देंगी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मेरी गारंटी है कैंसर का कोई इलाज यहां नहीं है, हालांकि हम तो बता के करवाते हैं, लेकिन आप इतना एक सरल है ये उपाय। जैसे अभी बता रहे थे हमारे डॉक्टर साहब के, मोबाइल के पीछे आप कवर में ताजा पत्ता तुलसी का रख लो, तो इसके अंदर आपके विकिरण वगैरह ये सब रुक जाएगा। अब इसका समाधान मैं जा रहा हूं। देखिए हालात तो बड़े खराब हुए हैं, पर अब लोग, मैं देख रहा हूं 30-35 साल से इसमें रास्ता नया निकालने के लिए पूरे देश में, मैं स्वदेशी जागरण मंच में भी जाता हूं, आप दक्षिण में जाइए, पूर्व में जाइए, पश्चिम में, उत्तर में, जगह जगह कोई पानी का रास्ता बना रहा है, कोई पानी का रोक रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई औषधि तैयार कर रहा है अलग अलग क्षेत्र में सारे लगे हुए हैं। तो इसलिए हमें जो भी रास्ता सूझे तो हम उसको रास्ता बनाने का प्रयास करें, तभी ये कुछ रास्ता बैठेगा। और एक हमने अभी जाके देखा, मुझे बुलाया था अभी 3-4 महीने पहले, यहाँ जयपुर के पास में दूदू है, वहाँ पानी था तो ये आजकल का जैसा हो गया, जैसे हमारे डॉक्टर मलिक साहब कह रहे थे कि बिजली समस्या है, तो बिजली आ गई तो सारा पानी खींच दिया, सारा कुएं सूख गए, पानी पीने को नहीं गांव में, लोग मजदूरी जाने लग गए। तो एक समझदार लक्ष्मण सिंह लापुड़िया है, वो उसको दिखा के बहुत बड़ा संकट है, सब मजदूरी करेंगे तो मजदूर की कोई इज्जत नहीं, हालत खराब हो जाएगी। गांव वालों को इकट्ठा किया, पंचायत को, मास्टर को, ग्राम सेवक, पटवारी, सबको इकट्ठा करके हमारा रास्ता बहुत
बर्बाद होने वाला है। तो सबने सलाह की पानी का एवरेज बरसात का ठीक है, तो उन्होंने 10-10, 15-15 बीघों के चौके बनाए और इतना फुट एक उसकी डोली बना दी मिट्टी की, और जिधर ढाल थी पानी का रास्ता था उधर रास्ता छोड़ दिया अगले ब्लॉक में, फिर अगले ब्लॉक में। ऐसा उन्होंने 60 गांवों में कर लिया। अब जिसका खेत पास में था उसने जेसीबी से अपने खेत के पास में मिट्टी निकाली, डोली भी बन गई, और वो 30-35 फीट लंबी, 6-7 फीट गहरी और ऐसी 5-6 फीट चौड़ी। पानी आया, उसमें रुका, सारे कुएं रिचार्ज हो गए। हम अभी गए थे, ये प्रताप सिंह जी पीछे बैठे, वहां फंवारे चल रहे थे, 10-15 फीट पर वो पानी का वाटर लेवल आ गया। सरसों चने सारे हो रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि गाय ऐसी हमारी है, ये जो जयपुर के आसपास की सफेद गाय है, ये तो किलो 1.5 किलो दूध में तो ये अनइकोनॉमिकल है, इसको तो कैसे पालेंगे। तो वो 60 बछड़े लाए उसके साथ ही, जैसे वो अभियान चालू किया था। उन बछड़ों को गिर नस्ल के गुजरात से बड़ा किया, तैयार हो गए सांड के लायक। तो पुराने वाले सफेद सांड पकड़ के उन्होंने अलग अलग गौशाला में डाल दिया। और हम जब गए तो हर गांव से निकल रहे हैं सड़क के ऊपर, वहां गिर नस्ल की सारी गायें, और वो 7-8 लीटर पानी दूध देती है। तो उस इलाके की बहबूदी होगी। तो हमें रास्ता बनाना पड़ेगा, और चुपचाप देखेंगे तो हमारा कोई रास्ता बनने वाला है नहीं। अब मैं सोचता रहता हूं, हमारी पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी। हमारे पश्चिमी राजस्थान में सेवण घास होता है, और सेवण घास एक बार जब लग जाता है तो 100 साल नहीं जाता। और पूरी दुनिया में हाईएस्ट प्रोटीन 16% सेवण घास में होता है। तो पश्चिमी राजस्थान में बरसात पिछले वर्षों में काफी कम हुई, तो सेवण घास दिखना बंद हो गया। हमने सूरत सेवा समिति ने बीज इकट्ठा किया वन विभाग से, इधर उधर से, और वो सेवण घास हमने बीकानेर से लेके जोधपुर इलाके में, रामदेवरा, जैसलमेर, बाड़मेर तक हमने सेवण घास लगा दी। गांव वालों का ये सोच हो गया था कि अब तो सेवण घास हो ही नहीं सकती, भगवान ने किया, अब कौन कर सकता है। पर उसके बाद में ये अभियान हमने चलाया। अब मांग इतनी हो गई कि हमारे गांव में सेवण का बीज दो, हम बीजेंगे। तो कुछ आप करोगे तो सब रास्ता बनेगा। और जब घास वो सेवण खड़ी हो जाती है तो बीच में खेजड़ी भी खड़ी हो जाती है, अन्य स्थानीय प्रजाति के पेड़ हैं वो भी वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर गाय के उसका तो बचाव हो गया, पर्यावरण को भी होगा, जमीन भी उपजाऊ होगी, सारे रास्ते बनते हैं। तो वो हमने अभियान किया। और उसके बाद में ये स्वामी रामदेव जी भी, सेवण घास का बीकानेर में हमारा 23,000 बीघों में गोचर है, शहर के अंदर ही देखने आए थे। अशोक जी गहलोत भी वहाँ आए, बहुत तारीफ की और व्यवस्था बनाई, फिर नरेगा में संशोधन भी किया उसके लिए। तो वो जो हम शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था है तो वो किया। अब उस सेवण घास के साथ में अभी हमने पिछली बरसात में करीबन 5,500, क्योंकि पहले बरसात हुई नहीं थी, 5,500 खेजड़ी के पौधे लगा दिए। अभी करीबन 25,000 और तैयार हो रहे हैं, वो सारे हम लगाएंगे। ये अभियान सारी जगह हम चलाएंगे कि हर गोचर ओरण में स्थानीय प्रजाति के पेड़ लग जाएं। ये सारा कर रहे हैं। अब हमारे शहर के पास में गोचर आ गई 23,000 बीघों, उसके अंदर कब्जे होने लगे। समाज ने बैठ के तय किया कि भाई इसकी सुरक्षा करें, वरना सारा ये तो अतिक्रमण से नष्ट हो जाएगी। अब हमने उसके अंदर 4 दीवारी बनाने का तय किया और हमने 13 किलोमीटर उसमें 4 दीवारी बना दी है। कुल 40 किलोमीटर वो दीवार बननी है। इतने दानदाता आ रहे हैं, बोले 1 किलोमीटर में एवरेज 20 लाख खर्च होता है, तो 2 तो व्यक्ति हमारे महानुभाव 20-20 लाख रुपए देंगे। टैक्सी वाला, मजदूर, बच्चे अपने गुल्लक ले आए। तो जहां आपकी भावना होगी तो इस भारत को वापस खड़ा करने के लिए हमारा समाज तैयार है। सिर्फ विश्वास दे दो कि लूट नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर
अब उसके बाद में हमने चालू किया तो चूरू जिले के अंदर छापर में जहाँ ब्लैक बक काले हिरण रहते हैं उसके पास में बहुत बड़ी गौचर है, उसमें भी 4 दीवारी चालू कर दी। जैसलमेर में भी कर दी, हम बीकानेर में 11,000 बीघों में और है गौचर, उसकी भी 4 दीवारी बना रहे हैं। तो ये सारा प्रयास हम कर रहे हैं, तो जिससे निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। गाय को बचाना जरूरी है, जैसे यहाँ बात आई, काफ़ी कहा गया, और जैसे हमारे मलिक साहब के वहाँ मैं देख के आया था, गोबर से ईंट बना रहे हैं, गोबर से मकान बना रहे हैं, ये संभव है। आप एक लीक पर मत चलो, उससे अलग सोचो थोड़ा। कभी कोई सोच लिया करो हमारे बाप दादे, हमारी पुरानी व्यवस्था क्या थी, हम क्या कर सकते हैं, तो ये सोचोगे तो रास्ता बनेगा। तो मलिक साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जो गोबर की ईंट, जिसमें हकीकत है कि मिट्टी उपजाऊ जाएगी, पेड़ भी खत्म होंगे, घास भी खत्म होगा, और फिर ये सारा भट्ठे जलाना फलाना करना, ये सब हम अंग्रेजों की नकल में चले गए। अब देखो अंग्रेजों की नकल के क्या हुआ, हमारे पूर्वजों ने तो जो गांव बसाया, मोहल्ला बसाया, उसके बीच में चौक होता था, ग्वाड होता था, 1 गली या 2 गली होती थी, उसके अलावा नहीं। तो सारों के दर्शन हो जाते, मिलना हो जाता, छोटे बट्टे बूढ़े और महिलाएं, सबका मिलना जुलना रोजाना हो जाता था। और हमारे जो अंग्रेज शासक आए यहाँ 70 साल पहले, उन्होंने कहा नो, वो जो यूरोपियन जो बसावट है शहरों की वो बनाओ। क्या सीधी गलियां खींचो, कोई किसी से मिल नहीं सके, बात नहीं कर सके, कोई किसी को जाने नहीं। अब ये होने से हमारा जो समाज है वो बिल्कुल विखंडित हो गया है। कोई 2 मकान छोड़ के किसी का पूछ लो, बताने वाला नहीं। और ये स्थिति इतनी भयंकर हो गई, तो इसके ऊपर भी आप चर्चा करो, मांग करो। ये हम राजनीतिज्ञ है ना, जो बहुत भूंडे हैं, पर आप बोलते नहीं हो, जो हम भी बेटे बेटे देते हैं। आप माड़ा पहनाते हो, मिठाइयाँ खिलाते हो ना, सवाल खड़े करो चुनाव के समय के। नो, हमारे ये 3 मांग है, आप घोषणा पत्र में डालिए समयबद्ध कार्यक्रम के साथ। अगर ये नहीं हुआ तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अलग अलग हर चुनाव में करोगे, मांगोगे, जब रास्ता बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस गाय को बचाने के लिए हम जो भी हो सकता है, तो जैसे मलिक साहब कर रहे हैं, वैसे अन्य भी हमारे बीकानेर में जो गोबर से माला बना रहे हैं, गोबर से दिए बना रहे हैं, हवन सामग्री के साथ दिए बना रहे हैं, स्थायी दिए बना रहे हैं, गोबर से आसन बना रहे हैं, गोबर से चप्पल बना रहे हैं, और गोबर से लकड़ी बना रहे हैं। और लोगों ने शमशान भूमि में लकड़ी ना जलाओ, इसलिए वो गोबर की लकड़ियां बना बना के उनको फ्री में आधी कीमत में वो दे रहे हैं। तो रास्ता बनाने से निश्चित तौर पर बनेगा। इसलिए हमें सब पर, भारतीयों को अपनी जड़ से जुड़ के पुराने इतिहास के अनुसार कुछ ना कुछ हम करें, और इसके कारण से हमारी निश्चित तौर पर गाय बचेगी। तो निश्चित यहाँ जो चर्चा की गई, खेती बचेगी, सब कुछ बचेगा। और ये हमने अलग अलग किया है, मैं अभी बता रहा हूँ थोड़े में। तो हमने देखा कि भाई जो हमारी देसी विधि से हम जो खेती कर रहे हैं उसमें इतना उत्पादन नहीं हो रहा, हालांकि ये जो उन्नत नस्ल के नाम से लिया है और इससे बीमारियां फैल रही है, इसे बचे तो हमने, मेरे खेत में हमने खड्डा खाद विधि अपनाई। 1.5 बाई 1.5 फीट का खड्डा खोद दिया, उसके अंदर नीचे खाद डाल दी। आप मानोगे नहीं, हमने 2 साल ट्रायल किया, 20 से 30 क्विंटल पर बीघा बाजरी, सब हो सकता है। और उसके बाद में लोगों ने अपनाया है, और अब हम और कोशिश करेंगे कि ये विधि पकड़ ले तो अनाज के भंडार भरपूर रहेंगे, नकल में कुछ नहीं होगा। और इसमें हमारे जो आचार्य देवव्रत जी हैं, जो गवर्नर थे हिमाचल हरियाणा के, अब गुजरात में, बहुत अच्छा काम करे इसमें। और उसके बाद में हमने कहा कि जो हमारे नहरी क्षेत्र में या ट्यूबवेल के ऊपर जो पानी का रास्ता, वाटर कोर्स होता है, खाड़ा हम उसमें कहते हैं, यहाँ उसको अलग अलग भाषा में जो वेल कहते हैं, नाली कहते हैं, हमने उसके ऊपर जो पौधा चाहा। अब बीकानेर पश्चिमी राजस्थान में संभव है क्या, केले के इतने लंबे लंबे बंच लग रहे हैं, वहां बांस लगाए तो आप हाथ में, बाथ में 2 आदमी मिलके उसको नहीं घेर सकते। हमने वहां पर बादाम लगाए, पहले साल में बादाम लगे, पहले साल में आम लग गए, वहां जो चाहो। हमने लौंग लगाए, तीसरे महीने लौंग लग गए, इलायची लगा रखी, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री, सब कुछ हमने लगाया। तो ये सब संभव है। एक खाड़े का जो पानी का रास्ता हो उसके ऊपर आप अपना पौधारोपण कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी हर फसल दुगनी होगी। जमीन की अलग से जरूरत नहीं, पानी की अलग से जरूरत नहीं, खाद की कोई जरूरत नहीं, कोई उसमें बीमारी नहीं लगती। तो ये भी हमने किया जिससे रास्ता बने, और कुछ लोगों ने, पड़ोसी, धीरे धीरे इसको अपनाने लग गए। अब एक ये कि
ये जो हमें चक्कर में डाल के प्रभावित करके षड्यंत्र में लाए कि आप यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड काम में लो, तो उसका तो एक तो सीधा है कि ये जो गोबर गैस प्लांट की जो खाद है देसी गाय की या भैंस की, वो आप डालो तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। लेकिन एक मुफ्त का इलाज जो हमारे देवव्रत जी ने किया और हमने प्रयोग किया हमारे खेत में, एक ड्रम में आप 180 लीटर पानी डाल दो, उसमें 10 किलो गोबर डाल दो, 10 लीटर आप उसके गौमूत्र देसी गाय का डाल दो, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन, उसको पूरा घुमा दो क्लॉकवाइज घड़ी की तरह, और सुबह दोपहर शाम 3 बार घुमाओ, 3 दिन घुमा दो। 1 एकड़ में वो 1 ड्रम आपका काफी है, आपकी फसल होगी। अभी मेरे खेत में खूब गुलाब लगे हुए हैं, एक एक गुलाब के पौधे के ऊपर इस गर्मी के अंदर 20-20, 25-25, 30-30 फूल और इतने मोटे मोटे लगे हुए हैं। ये कमाल है इस हमारे ये जीवामृत जिसको कहते हैं हम। इसी प्रकार नीमास्त्र है, जिसको गाय जिस पौधे को नहीं खाती है, वो 5 तरह के हैं, उनका भी आप बना लो, तो आपको कोई पेस्टिसाइड जहर छिड़कने की जरूरत नहीं है। अब मेरा अनुरोध है आपसे, देखिए जैसे मैंने एक समस्या बताई, स्वामी जी हमारे समाज में यहाँ बैठा है, हमारा मिलना जुलना बंद हो गया। मेरा एक अनुरोध है, मैं बीकानेर में अभी चालू कर रहा हूं कि कोई भी हो, हर चाहे रविवार रख लो, हफ्ते में एक बार आप मंदिर में, धर्मशाला में, आर्य केंद्र पर उस मोहल्ले के गांव के आदमी इकट्ठे हों, अपने भूतकाल की, वर्तमान स्थिति, आने वाली पीढ़ी की, हमारी शिक्षा की, चिकित्सा की, व्यापार की, खेती की, सब बात हम करें। हम इकट्ठे ही नहीं हो रहे। कहाँ है जगह, कौन सी बताओ। आजकल तो एक युग में हो गया कि क्लब का मेंबर बनाओ, बापूड़ा छोड़ो। आप तो अपने अपने मोहल्ले में, गांव में हर हफ्ते मिलना, सबसे मिलना जुलना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। और इसके बारे में हम चर्चा करें तो निश्चित तौर पर संस्कारों में भी असर होगा, बच्चों के बारे में भी सोचेंगे, एक दूसरे के मदद में आएंगे। तो कृपया ये कीजिए और उसमें ये जरूर चर्चा कीजिए। एक हमारी बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जो विधवा विवाह है, छोटी उम्र में बच्चियां बेचारी विधवा हो जाती है, और एक आजकल हो गए माँ बाप कमजोर हो गए, औलाद को कहते नहीं, वो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल लेके भागता है। और फिर हम जब मिलने जाते हैं परिवार में कि साहब 6 महीने पहले शादी हुई, 1.5 साल पहले शादी हुई, बहुत बड़ा संकट हो रहा है। तो ये जो हमारे सवर्ण है, ओबीसी हैं, चारण है, इनमें बहुत भारी ये संकट है कि इनका पुनर्विवाह नहीं होता। अब आने वाला समय काल कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझाइए से, जहां संभव है कृपया ये कीजिए, और वो आप कर दोगे तो बड़ा पुण्य का काम होगा। ये मेरा अनुरोध है कि जब भी जहां इकट्ठे हों, मंदिर में हो, धर्मशाला में हो, तो ये आप करोगे तो निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। हमने इसके लिए अब जो भी रास्ता बने, स्वामी जी हमने चालू किया अभी गत 5 महीने में, हर रविवार को छोटा बच्चा बड़ा बीच में जितनी उम्र वाला है, हमारे वहाँ 200-250 बच्चे इकट्ठे होते हैं, और हम उनको शस्त्र और शास्त्र सिखा रहे हैं। उसके जो संस्कृत के जानकार हैं वो आके गीता एक श्लोक रटाते हैं हर एक रविवार को, और 1 घंटे हम उन बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं, और 1 घंटा हम उनको लाठी चलाना सिखाते हैं। ये नरेंद्र जी आर्य बैठे हैं बीकानेर से, इनकी पोती पोता सब ट्रेंड हो गए। तो कुछ ना कुछ कीजिए, निराश मत होइए, सब रास्ता बन सकता है। तो अब वहां हमने ये जो चालू किया है, तो निश्चित तौर पर इससे रास्ता बनेगा। और ज्यादा अब मैं समय नहीं लूंगा। एक तो ये मैंने बताया, जैसे एक देखो, भारत का कल्याण हो, मैं सोचता हूं कि संत शायद ये नहीं कर सकेंगे, शायद गुरुकुल में भी ना हो, और भी किसी भी शिक्षा दिला दो। मेरा अनुरोध है कि जो बच्ची गर्भवती हो, आप दही जमाओ, उसके अंदर एक चांदी का टुकड़ा डाल दो, चाहे मूर्ति है, मैल नहीं होना चाहिए। वो 1 कटोरी दही उस गर्भवती बच्ची को खिलाओगे, बच्चा होगा सुंदर, संस्कार वाला, बुद्धि वाला, प्रतिभाशाली, एक बार देख लेगा भूलेगा नहीं, और कभी रोएगा नहीं, कभी बड़ा उसके रोग नहीं लगेगा। और इतनी उसके कोई भी आप उसके सामने समस्या रख दोगे तो वो समाधान भी खोज लेगा। ये मैंने परिवार में, दोस्तों में, सब में करके देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सिर्फ इतना कर लो, पूरा परिवार भी खाए दही, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्भवती बच्ची हो
आप देखो साहब, पूरा भारत प्रतिभाशाली हो जाएगा। एक प्रयास करो, आज नहीं तो 50 साल बाद हो जाए। तो ये एक हमने ये दिया है, किताब के अंदर भी दिया है। और इसलिए, और ये एक आजकल हम नकल में लग गए, अब दाढ़ी बनानी है तो लाओ ब्रश क्रीम ना, कुछ नहीं, पानी लगा लो, तिल्ली का तेल है, सरसों का आप थोड़ा सा लगाओ साहब, जैसे कबूतर की पंख से बना रहे हो वैसे दाढ़ी बनेगी। अब बचो केमिकल से। और इसलिए ये अब मैंने कई वर्षों से साबुन लगाना छोड़ दिया। मेरे बाल हो गए इतने नरम, मेरे चेहरे और शरीर के ऊपर आ गई चिकनाई। काहे के लिए? हमारे दादा परदादा ने लगाई कभी देखी साबुन? काहे के लिए लगाते हो? कुछ नहीं। आप छोड़ दीजिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जो हमने करके देखा है और वो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अब मोटा मोटी बात होगी। अब कोई प्रश्न पूछना चाहे, क्योंकि हमारा भी ये अंग्रेजों के आने के बाद से एक तरफा भाषण ठोकते हैं। किसी की जिज्ञासा है, कोई मन में कोई जानकारी चाहता है, प्रश्न पूछना चाहता है, तो वो ऐसा हमारे इसमें माइक लगने के बाद से एक तरफा ही ठोकते हैं हम। तो अब किसी को प्रश्न पूछना है तो शायद मैं समाधान रास्ता बता सकूं, कोई हो तो बोल दो। जय आर्य समाज। अरे वो अलग चीज होगी, हम मोटे तौर पर घर पर नहीं देना। छोटा बच्चा जिसमें अरे 1 साल का हुआ क्यों दें? अब उसमें बहस में नहीं। आप तो कोशिश करो साल भर वाले को मत दो, ऑनलाइन वाले आगे रास्ता ये बंद हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। अच्छा, ओ खड़े खड़े। अभी आपने देखा कि हमारी जो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा है, स्वायत्त गांव की अवधारणा है, और ऋषि दयान ने कहा कि स्वदेशीय राज्य सर्वोपरि होता है, उस विचार को ध्यान में रखकर एक लंबी चौड़ी पूरी रूपरेखा अपने प्रजातंत्र, गौ, कृषि, आयुर्वेद, बच्चों के लालन पालन, परिवार और समाज से लेकर प्रत्येक संदर्भ को आपने यहाँ पर अपनी दृष्टि दी। और आपने ये भी अनुभव किया होगा कि जब चारों तरफ घर होते हैं गांव में, एक मोहल्ले में, तो एक बाबा भाटी जी जैसा ज़रूर होता है जिससे सारे बच्चे डरते हैं, आंख निकाल ले तो सारे बच्चे डर जाएं। तो उसके वजह से बच्चे गलत लाइन पर जाते ही नहीं, चाहे वो हरियाणा के गांव हो चाहे राजस्थान के गांव हो। तो एक कड़क आदमी एक परिवार में और गांव में आसपास, और ये पूछना नहीं पड़ता कि किसकी औलाद है, डांटने के लिए पूछना नहीं पड़ता इसको डांटना है कि नहीं डांटना। वो भाटी जी जैसे अपने आप ही कान टाइट कर देते हैं उसके। तो वो जो सिस्टम था अनुशासन का, ग्राम स्वराज की जो हमारी अवधारणा है, और विभिन्न पहलुओं पर आपने जो विचार रखे,